लीजिए दोस्तों, आज हमने प्रोग्राम अपने कॉफ़ी हाउस प्रोग्राम में आपके लिए दो बहुत बड़े दानिश्वर, एक शायर और दूसरे नक़ाद, जनाब प्रोफेसर साजिद सईद साहब और हमारे बहुत अच्छे और तरक्की पसंद शायर ताहिर शब्बीर साहब, जो ख़ुद भी डॉक्टर हैं, उन्हें आपके लिए बुलाया है। ताहिर शब्बीर साहब जो हैं ये तरक्की पसंद शायर हैं और इनकी शायरी जो है वो मज़दूरों और किसानों के जज्बात की तर्जुमानी करती है। डॉक्टर साजिद सईद साहब जो हैं वो बहुत अहम और बहुत मशहूर नक़ाद हैं, प्रोफेसर हैं, अदब के हवाले से अदब पढ़ाते हैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में और इसके साथ साथ तरक्की पसंद तहरीक के भी रहनुमाओं में शुमार किए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने मेहमान डॉक्टर जो हैं हमारे आज के शायर, उनसे गुजारिश करता हूँ ताहिर साहब से कि वो अपनी नज़्म जो है वो सुनाएं। सीनियर तरक्की पसंद शायर जनाब साजिद सईद की इजाज़त से मैं अपनी नज़्म पेश कर रहा हूँ। नज़्म का उन्वान है सुर्ख सवेरा। कैसे हो जुल्म की रात बसर, इस बात का डर अब किसको है। कैसे हो जुल्म की रात बसर, इस बात का डर अब किसको है। सर तन पे रहे या नेज़े पर, इस बात का डर अब किसको है। जब रात का साया खत्म हुआ फिर सुर्ख सवेरा निकलेगा। जब रात का साया खत्म हुआ फिर सुर्ख सवेरा निकलेगा। हर मेहनत कश के हाथों से एक सुर्ख फरेरा निकलेगा। दस्तार गिरेगी पैरों में, महलों से वडेरा निकलेगा। दस्तार गिरेगी पैरों में, महलों से वडेरा निकलेगा। अफलास के मारे हर दिल से फिर एक ही नारा निकलेगा। अब कटता है कट जाए ये सर, इस बात का डर अब किसको है। अब कटता है कट जाए ये सर, इस बात का डर अब किसको है। सर तन पे रहे या नेज़े पर, इस बात का डर अब किसको है। कुछ रहबर बैठ के महलों में मजदूर की बातें करते हैं। कुछ रहबर बैठ के महलों में मजदूर की बातें करते हैं। सरमायादार वडेरे सब मजदूर के खून पे पलते हैं। हम जान हथेली पर रखकर सरमायादार से लड़ते हैं। हम जान हथेली पर रखकर सरमायादार से लड़ते हैं। इस रात से वो भी वाकिफ हैं, जो झुकते नहीं वो कटते हैं। आ जाए हमें अब मौत अगर, इस बात का डर अब किसको है। सर तन पे रहे या नेज़े पर, इस बात का डर अब किसको है। बहुत खूब, बहुत अच्छे। आखिरी बंद है। क्यों अपने देश के हर घर में गुर्बत का राज अभी तक है। क्यों अपने देश के हर घर में गुर्बत का राज अभी तक है। मजदूर किसान वडेरों का दिन भर मोहताज अभी तक है। जो हमको लूटने वाला है उस सर पर ताज अभी तक है। जो हमको लूटने वाला है उस सर पर ताज अभी तक है। जिस राज ने इस्तेहसाल किया वो राज तो आज अभी तक है कितना लंबा और सफर, इस बात का डर अब किसको है। सर तन पे रहे या नेज़े पर, इस बात का डर अब किसको है। वाह वाह, बहुत खूब। दोस्तों, देखा आपने ये नज़्म क्या थी। पाकिस्तान के अवाम का जज्बा बोल रहा था। पाकिस्तान के अवाम की ज़िंदगी पर जो जबर है और उनके लिए जो जिस्म और रूह का रिश्ता बरकरार रखना आज की सूरत हाल में जिस कदर मुश्किल बना दिया गया है। और पाकिस्तान के मेहनत कशों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, दिहाड़ीदारों के लिए, गरीब आदमी के लिए, क्लर्कों के लिए, इनके लिए ज़िंदगी किस कदर मुश्किल हो चुकी है, उसका एक रद्द अमल है ये नज़्म। और ये नज़्म ये बताती है कि आज का नौजवान जो है वो आज के माशरे के बारे में क्या सोचता है, वो किस तरह तब्दीली लाने की बात करता है, उसके अंदर जज्बा क्या है, वो किस मुज़ाहमत के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। और इस सारी सूरत हाल के बारे में मैं गुजारिश करूँगा जनाब साजिद सईद साहब से कि वो आज के पस मंज़र में ज़िंदगी
جو آج زندگی پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو درپیش ہے اور اس نظم میں جس طرح اس کا اظہار کیا گیا ہے، اس کے حوالے سے ہمارے قارئین کے لیے اپنا نقطہ نظر جو ہے وہ بیان فرمائیں۔ بہت شکریہ علامہ صاحب۔ میں پہلے تو جو آج کے جدید ترین نقاد ہیں یورپ کے، ان کے حوالے سے کچھ باتیں کہوں گا۔ ان میں سے ایک ٹیری ایگلٹن بھی ہیں۔ ٹیری ایگلٹن جو ہیں یہ ایسے نقاد ہیں جو وہاں پر لیفٹ کے نظریات کے حامی سمجھے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے جیمسن ہیں، وہ بھی لیفٹ کے نظریات کے حامی ہیں۔ انہوں نے ماڈرن دنیا کو بتایا ہے کہ آپ نثر میں یا شعر میں اپنے نظریات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ یہ جو پہلے کہا جاتا تھا کہ شاعری میں آپ ایسی باتیں نہ کہیں کہ جو آپ مضمونوں میں کہہ سکتے ہیں، وہ شاعری کا معاملہ اور ہے، تو انہوں نے یہ بتایا کہ نہیں، ایسی بات کوئی نہیں ہے، شاعری اور نثر کو علیحدہ نہ کریں۔ شاعری میں بھی آپ وہ تمام باتیں کر سکتے ہیں جو آپ نثر میں کرتے ہیں۔ چنانچہ خود ٹیری ایگلٹن نے وہ جو انگلش ادب ہے اس کی تاریخ پر ایک لمبی نظم میں روشنی ڈالی کہ کون سا شاعر کیا کرتا تھا، واہ، بائرن کا کیا نقطہ نظر تھا، ٹی ایس ایلیٹ کا کیا نقطہ، انہوں نے سب کا بتایا۔ اور ایک ایسی نظم، اور اپنے ایک جو کتاب ہے اس کے اندر وہ نظم، جو کرٹیسزم کی کتاب ہے، وہ نظم دی ہوئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ترقی پسندوں پر اعتراض کیا جاتا تھا کہ یہ اپنے منشور کے مطابق شاعری کرتے ہیں، تو یہ ایک اعتراض کر کے انہیں ڈسکارڈ کر دیا جاتا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ جی ان کی شاعری جو ہے وہ نعرہ بازی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی خیال ہو، کسی بھی سیکٹر سے آئے، وہ نعرے کے بغیر نہیں ہوتا۔ وہ کوئی مذہبی نعرہ ہو، کوئی غیر مذہبی نعرہ ہو، کوئی سماجی نعرہ ہو، کوئی فکری نعرہ ہو، نعرے کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ اس لیے کہ آپ جب ایسنس میں جاتے ہیں نا، کسی پورے ایک کائنات ہے، اس کا ایک ایسنس ہے، تو وہ آپ ایک فکرے میں بھی بیان کر سکتے ہیں، لیکن اس کا وہ نچوڑ اس فکرے میں آ جاتا ہے۔ نعرہ کبھی کبھی مثبت معنوں میں، ہمیشہ مطلب مثبت معنوں میں تب ہوتا ہے کہ جب یہ عوام کے حوالے سے ہو، عمل کی طرف لے کر جائے، عمل کی طرف جب لے کر جائے۔ تو ترقی پسندوں نے یہی کام کیا، اور اسی وجہ سے لوگ جو ہیں ان سے چڑھتے ہیں، خاص طور پہ وہ جو سرمایہ پرستی کرتے ہیں، جو جاگیرداری کے حامی ہیں، اسٹیٹس کو کے حامی ہیں۔ وہ جب انہیں بتایا جاتا ہے کہ بھی اصل جو معاملے ہیں وہ تو یہ ہے کہ عوام کو جو بالکل ایسی زندگی گزار رہے ہیں جو پسماندگی کی زندگی ہے، انہیں اٹھانا ہے، اوپر اٹھانا ہے، تو انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ آپ عوام کی باتیں کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے اس نظم میں واضح طور پر وہ سارے تصورات دے دیے ہیں جو کسی بھی بڑے مضمون کے اندر آ سکتے ہیں۔ اور یہ نظم جو ہے، یوں سے مجھے لگا جیسے میں طاہر شبیر صاحب کا کوئی مضمون ہلکا ارباب ذوق میں یا ترقی پسند جو انجمن ہے اس کے جلسے میں سن رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے ایک اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا بھی ہے کہ جب اظہار جو ہے، جب عوام اپنے دکھ کا اظہار کرتے ہیں، اور اس میں ترقی پسند تحریک جو ہے، جب اس کا شاعر اپنے دکھ کا اظہار کرتا ہے، تو اس کو روکنے کے حوالے سے یا اس کو غیر شاعرانہ بیان کرنے کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ اظہار رائے پر پابندی بھی لگائی جاتی ہے، یہ بھی ہے۔ اور ادب رائے ادب کا جو ہے وہ نعرہ بلند کیا جاتا ہے کہ اصل ادب رائے سماج نہیں ہے، ادب رائے ادب ہے۔ تو اس میں صرف اظہار پر پابندی کا، اظہار پر پابندی بھی ہوتی ہے، اور اظہار پر پابندی تو ہر زمانے میں رہی ہے، اور کچھ پابندیاں وہ بھی ہیں جو شاعر اپنے اوپر خود بھی لگا لیتے ہیں، کیونکہ بہت سی باتیں وہ ایسی نہیں کر سکتے جو معاشرہ جو ہے جو روکتا ہے کہ ایسی باتیں نہ کریں۔ میرے خیال آج کی صورتحال میں تو اظہار کی پابندی جو ہے وہ ایک حبس کی صورتحال ہے کہ خود بات کرتے ہوئے بعض اوقات آدمی کو اپنے آپ پر سینسر لگانا پڑتا ہے کہ میں یہ بات کروں گا تو کیا یہ میرے خلاف تو نہیں چلی جائے گی۔ آپ کو اتنا زیادہ کارنر کر دیا گیا ہے
मुख्तलिफ हवालों से, मुख्तलिफ कवानीन के हवालों से, मुख्तलिफ सज़ाओं के हवाले से, तो शायर और अदीब कॉर्नर नहीं होते। शायर और अदीब अपने दिल की बात खुलकर करते हैं, ख़ास तौर पर जो जेन्युइन शायर और अदीब। तो इन्होंने उस बात का भी जवाब दिया है जो ये कहा गया है कि अलविदा ए सुर्ख परचम अलविदा। ये बात भी रूस को जब टूटा है रूस, तो उस वक्त ये नज़्म लिखी गई कि अलविदा ए सुर्ख परचम अलविदा। तो ये वो लोग थे कि जो दुनिया को सही नुक्ता नज़र से देख नहीं पा रहे थे। कोई अलविदा नहीं होता जब तक मसाइल मौजूद है। हाँ, जब उन्होंने एक नजरिया दे दिया, एंड ऑफ द हिस्ट्री। हाँ, जब तक मसाइल मौजूद है उस वक्त तक ये शायरी भी जिंदा रहेगी। जो शायरी अवाम के हवाले से लिखी गई, जो मजदूरों के हवाले से लिखी गई, जो किसानों के हवाले से लिखी गई, जो गरीब और पसमानदा लोगों के हवाले से लिखी गई। ताहिर शबीर साहब की ये नज़्म जो है इसी हवाले से। और इसमें साथ ये भी बता दिया गया है कि आज के दौर में जो नुक्ता नज़र इस्तेमाल हो रहा है, जो तरीक़ेकार इस्तेमाल हो रहा है लोगों को गुलाम बनाने का, वो पुराने ज़माने से ज़रा मुख्तलिफ है। पुराने ज़माने में आप राह रास्त गुलाम बना लेते थे, आप लोगों को ज़ंजीरों में जकड़ लेते थे, आप लोगों को सलाखों के पीछे ले जाते थे, आप लोगों से काम लेते थे, कोड़े लगा कर काम लेते थे। लेकिन आज के दौर में आपने सिस्टम ऐसा बना दिया है कि उसमें लोग जो हैं वो मजबूर हो गए हैं अपनी मेहनत बेचने के लिए। उन्हें ऐसा मजबूर कर दिया जाता है, इतनी माशी जिंदगी उनकी तंग कर दी गई इतनी है, तंग कर दी गई है कि वो अपने आप को गुलामी में महसूस कर रहे हैं। उनको गुलाम यानी एक माशी जबर में उनको गुलाम कर दिया गया। जैसे शायर लुधियानवी ने ये कहा था कि मिलें जो है वो इसलिए नहीं रेशम बनाती, मिलें इसलिए रेशम के ढेर बुनती हैं कि दुख्तराने वतन तार को तरसे। तो ऐसा ये ख्याल ये है कि भाई आप जो लोग काम करते हैं, जो मेहनत करते हैं, उनको उनका मुनासिब मुआवजे भी मिलने चाहिए और उनका हक मिलना चाहिए, और उनके बच्चों को भी वो सारी सहूलतें होनी चाहिए कि जो सहूलतें जो हैं कोई किसी अपर तबके का या मिडिल क्लास का आदमी जो है वो सहूलतें ले रहा है। डॉक्टर साहब, आप जब नज़्म कहते हैं तो आप में क्या आप महसूस करते हैं जब आपसे मिसरा जो है वो जब सरदर्द होता है, जब मिसरा आप तखरीक करते हैं? मैं अपने समाज में मजदूरों और किसानों की हालत देखता हूं तो मेरे अंदर उनके लिए कुछ लिखने का जज्बा पैदा होता है। हमारे मुल्क में मजदूरों को जो रोटी कपड़े के लिए जो तरसते हैं, और किसानों का जो हाल है कि उनकी सारी मेहनत जो है सरमायादार ले जाता है, तो उनके दुख दर्द देख के इंसान के दिल में, हर शख्स के दिल में होता है जिसमें थोड़ा सा भी हताश दिल रखता है। मेरे दिल में भी उनके लिए लिखने के लिए कुछ जज्बा पैदा होता है, तो मैं इस तरह की शायरी करता हूँ। तो मेरा ये ख्याल है कि तरक्की पसंद तहरीक जो है आज भी जारी है। आपने देखा ये नज़्म आपने के सामने है, इस तरह की नज़में लोग लिख रहे हैं और मजदूरों और किसानों की बातें हो रही हैं, गुलामी के खिलाफ बातें हो रही हैं, इसके अलावा साम्राज्य के खिलाफ बातें हो रही हैं, और ये कि वो जो साम्राज्य के गुमाश्ते हैं उनके खिलाफ बातें हो रही हैं। तो उनकी वजह से सिस्टम जो है ऐसा बना है जिसके नतीजे में लोग जो हैं वो पसमानदगी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। तो इन्होंने जो नज़्म लिखी है वो लोगों के हक में है, और इसमें ये बताया है कि चेंज आनी चाहिए, एक अमल जो है ऐसा होना चाहिए जिसके नतीजे में मुआशरा तब्दील हो सके। नाज़रीन, आपने नज़्म भी सुनी और आपने प्रोफेसर सादत सईद साहब का इसमें तबसरा और इसमें तनकीद भी सुनी। मुझे यकीन है कि बदलो का प्रोग्राम कॉफ़ी हाउस आपको पसंद आया होगा और आप यकीनन सब्सक्राइब करना पसंद करेंगे। शुक्रिया। ये हैं बदलो की नशरिया।